आवर क्लासेज इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान के लोक देवताओं की, जिसमें अपनी पिछली क्लास में हमने बात की थी मारवाड़ के पंचपीर, और मारवाड़ के पंचपीरों में हमने गोगा जी को विस्तार से पढ़ा था। आगे हम बढ़ते हैं और आगे आज बात करते हैं कि राजस्थान के लोक देवताओं में आगे अपना अगला जो देवता है पाबू जी। पाबू जी की हम बात करते हैं। पाबू जी, पाबू जी का जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी। 1239 ईस्वी। यदि आप विक्रम संवत की बात करते हैं तो 1296 विक्रम संवत। मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपको ईस्वी विक्रम संवत बनानी है तो 57 प्लस करना पड़ता है, और यदि विक्रम संवत को आप ईस्वी बनाना चाहते हो तो 57 माइनस करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कि इनका जन्म और जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है इनका जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पर है दोस्तों? फलोदी। कोलूमंड कहाँ पर है? फलोदी में है। इनके पिताजी की बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम है धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। माताजी का नाम कमला दे। याद रखना गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे है, और यहाँ पर पाबू जी की माताजी का नाम कमला दे है। इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे। सुप्यार दे। सुप्यार दे को ही हम बोलते हैं फूलम दे। फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है। सूरजमल सोडा की पुत्री। इनके गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम है समृत भारती। समृत भारती इनके गुरु का नाम है। इनकी बहन का नाम है सोहन बाई। सोहन बाई। इन्हें कहते हैं पेमा बाई। पेमा बाई। इनका जो मेला लगता है दोस्तों, तो मेला लगता है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। चैत्र अमावस्या। आगे हम बात करते हैं तो पाबू जी के बारे में। तो इन पाबू जी के जो उपनाम होते हैं, पाबू जी के उपनाम की बात करते हैं तो पाबू जी के उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इन्हें कहते हैं गायों का रक्षक। इसी का उपनाम आता है। इन्हें कहते हैं ऊंटों का देवता। ऊंटों का देवता। इन्हें कहते हैं वचन पुरुष। वचन पुरुष। वचन पुरुष। इन्हें कहते हैं लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों। लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। इन्हें कहते हैं प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक। तो गायों का रक्षक, ऊंटों का देवता, वचन पुरुष, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक, ये उपनाम है पाबू जी के। हम बात करते हैं कि जो पाबू जी हैं, पाबू जी की इधर हमने बात की थी कि पाबू जी की जो बहन थी उनका नाम क्या है? सोहन बाई या पेमा बाई। इनकी जो ससुराल है दोस्तों, तो इनकी ससुराल कहाँ पर है? जायल गांव। और जायल गांव कहाँ पर है दोस्तों? जायल गांव ये है अपना नागौर में। इनकी जो शादी हुई थी वो जिंदराव खींची के साथ शादी होती है। जिंदराव खींची। रिश्ते में जिंदराव खींची पाबू जी का क्या लगता है? तो बहनोई लगता है, इसका याद रखना है।
अब इधर हम बात करते हैं कि जो उपनाम है कि गायों का रक्षक, इससे पहले हमने पढ़ा था गोगा जी को भी गायों का रक्षक कहते हैं। और इधर इन पाबू जी को भी गायों का रक्षक माना जाता है। ऊँटों का देवता, वचन पुरुष, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक पाबू जी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पाबू जी हैं, पाबू जी हमारे राजस्थान में ऊँट लाया, पाबू जी हमारे राजस्थान में ऊँट लेकर आया था, इसलिए क्या कहते हैं इसे, ऊँटों का देवता। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो पाबू जी को जाता है। इधर प्लेग रक्षक चूहे काटने से एक रोग होता है, और यदि जब भी चूहे काटने से रोग, जो प्लेग रोग होता है, उस समय यदि आप पाबू जी की आराधना करते हो तो ठीक हो जाता है, इसलिए कहते हैं प्लेग रक्षक। वचन पुरुष गायों का रक्षक, लक्ष्मण का अवतार क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि लक्ष्मण का अवतार, ऐसी एक कहानी आती है कि जो पाबू जी हैं, पाबू जी का संबंध लक्ष्मण का अवतार, इसको क्यों कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री राम के भाई जिनका नाम क्या था, लक्ष्मण, और बताते हैं कि रावण की बहन का नाम था सुपर्णखा, तो वो यहाँ पर आती हैं इस लक्ष्मण के पास। ऐसी कहानी आती है दोस्तों कि लक्ष्मण और सुपर्णखा दोनों एक जलकुंड के चारों तरफ यहाँ पर चक्कर काट रहे थे। इधर आगे आगे लक्ष्मण है, पीछे पीछे सुपर्णखा है, और लगभग कहते हैं कि इस लक्ष्मण ने 3.5 फेरे, लगभग 3.5 चक्कर काटने के बाद जैसे ही ये लक्ष्मण यहाँ से भागा, तो सुपर्णखा ने कहा कि देखो लक्ष्मण, आप इस प्रकार अधूरी ब्याही हुई कन्या को छोड़कर नहीं जा सकते। तो इधर ये लक्ष्मण हैरान हो जाते हैं और कहा कि दोबारा बोलना, आप क्या बोल रहे हो। तो उस सुपर्णखा ने कहा कि हाँ सही बात है कि आप इस प्रकार अधूरी ब्याही हुई कन्या को छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकते। लक्ष्मण हैरान हो जाते हैं और कहा कि मैंने आपके साथ कब फेरे ले लिए हैं। तो इधर उस सुपर्णखा ने कहा कि देखो, फेरे लिए जाते हैं अग्नि देवता को साक्षी मानकर, लेकिन हमारे पास अग्नि देवता नहीं है, हमारे पास कौन से देवता हैं, जल देवता हैं, और हमने जल देवता को साक्षी मानकर 3.5 फेरे पूरे कर लिए हैं, 3.5 फेरे और बचे हुए हैं, आप इनको भी पूरा करो। तो कैसे हैं कि लक्ष्मण ने मना कर दिया था, स्पष्ट कहा कि मैं एक भी फेरे आगे नहीं लूँगा। तो सुपर्णखा ने कहा कि इन फेरों को कौन पूरा करेगा। तो लक्ष्मण भगवान ने कहा कि इस धरती लोक पर मेरा ही कोई अवतारी आएगा जो अपनी शादी में कितने फेरे लेगा, 3.5 फेरे। तो कहते हैं कि इतिहासकारों ने इस कहानी को किससे संबंध बना दिया था, पाबू जी, क्योंकि पाबू जी ने भी अपनी शादी में कितने फेरे लिए थे दोस्तों, 3.5 फेरे। तो इसलिए इसे क्या माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसे गायों का रक्षक वचन पुरुष क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो पाबू जी हैं, इन पाबू जी का वाहन का नाम क्या था। तो दोस्तों वाहन जो है पाबू जी का वाहन का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी जो वाहन है दोस्तों, ये घोड़ी का नाम है। केसर कालमी क्या है, घोड़ी है। इधर कहा जाता है कि पाबू जी के जो बहनोई थे, पाबू जी के बहनोई, और पाबू जी के बहनोई का नाम क्या था, जिंदराव खींची एक बार अपनी ससुराल आए हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर बताते हैं कि जो केसर कालमी घोड़ी है, ये केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी की थी। देवल चारणी बहुत सुंदर घोड़ी थी दोस्तों ये, और इस घोड़ी को एक वरदान भी था कि यदि गांव में कोई भी संकट आ गया तो ये घोड़ी पहले ही सूचित करती थी। इधर देवल चारणी के पास गाय थी, और ये केसर कालमी घोड़ी है, ये गायों की रक्षा करती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिंदराव खींची एक बार अपनी ससुराल आया हुआ था। जिंदराव खींची ने जैसे ही देखा था इस केसर कालमी घोड़ी को, तो केसर कालमी घोड़ी को देखकर जिंदराव खींची दोस्तों यहाँ पर देखता ही रह गया था, और कहा कि पाबू जी से कि पाबू जी ये केसर कालमी जो घोड़ी है ये किसकी है। तो पाबू जी से जैसे कहा केसर कालमी घोड़ी किसकी है, तो इधर इस जिंदराव खींची से मना कर दिया था पाबू जी ने, क्योंकि रिश्ते में क्या लगता है, इसका बहनोई था जिंदराव खींची ये। पाबू जी ने मना किया था जिंदराव खींची से, कहा कि देखो आप रिश्ते में बहनोई हो, और यदि आप इस घोड़ी को चाहते हो, घोड़ी को खरीदना चाहते हो, तो आप इसके बारे में मुझसे बात मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि देवल इस घोड़ी को किसी को भी नहीं देती। लेकिन कहते हैं कि जिंदराव खींची ने जिद कर लिया था, कहा कि नहीं, मुझे तो ये घोड़ी की ज़रूरत है,
तो पाबूजी ने कहा कि यदि आपको घोड़ी के बारे में बात करनी है तो आप इस मैटर को तुरंत देवल के पास जाओ और वहाँ पर बात करो, इस मैटर में मुझसे कोई बात मत करो। जैसे ही इस पाबूजी ने मना किया तो कहते हैं कि जिंदराव खींची को मना करते हुए फिर भी जिंदराव खींची किसके पास पहुंच गया था? देवल चारनी के पास। दोस्तों देवल चारनी के पास जैसे ही पहुंचा था जिंदराव खींची, तो जिंदराव खींची का बहुत अच्छा मान सम्मान किया था देवल चारनी ने, क्योंकि गांव का जवाई था। लास्ट में जिंदराव खींची ने कहा कि देवल, मैं जो आपकी घोड़ी है केसर कालमी, इसको खरीदना चाहता हूं, आप इसके बदले में कितने पैसे लोगे बताओ। इस देवल ने दोस्तों मना कर दिया, कहा कि मुझे क्षमा करना कि मैं आपको ये घोड़ी नहीं दे सकती। जैसे ही मना किया था तो जिंदराव खींची का अपमान हो गया था। इंसान अपने सारे अपमान सहन कर सकता है दोस्तों, लेकिन ससुराल में एक बार अपमान हो गया है वो उसको कभी सहन नहीं कर सकता। जिंदराव खींची ने सोचा कि हो सकता है कि पाबूजी, क्योंकि पाबूजी के जो पिताजी थे धांधल जी राठौड़, ये गांव के ठाकुर थे। तो इधर जिंदराव खींची सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये पाबूजी नहीं चाहते कि मेरे पास ये घोड़ी आए, इसलिए जिंदराव खींची पाबूजी और इसके पिता धांधल जी राठौड़ से क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और ये कहाँ पर चले जाते हैं? अपने गांव जायल। दोस्तों जैसे जायल गांव पहुंचे थे ये, तो इधर बताया जाता है कि जो पाबूजी है, पाबूजी की सगाई किसके साथ हो जाती है? फूलम दे या सुप्यार दे के साथ। इधर इस पाबूजी की शादी थी। शादी में पाबूजी ने अपने बहनोई को निमंत्रण दिया था, लेकिन बहनोई जिंदराव खींची नाराज थे, और अक्सर शादियों में फूफा जी जीजाजी नाराज होते रहते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जब जिंदराव खींची ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा, तो इधर इस जिंदराव खींची ने मौका देखा था कि कोलूमंड गांव से जैसे ही पाबूजी की बारात जाएगी तो उस समय कोई पुरुष तो रहेगा नहीं, और ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं पीछे से जाकर उस कोलूमंड पर क्या कर देता हूँ? आक्रमण कर देता हूँ। उस देवल चारनी की जो घोड़ी है, गाय हैं, उनकी सभी की मैं क्या कर लूँगा? चोरी कर लूँगा। क्योंकि जिंदराव खींची अपमान का बदला चाहता है कि मेरा अपमान किसने किया है? इधर इस देवल चारनी ने किया था। ये पूरी योजना किसकी है दोस्तों? जिंदराव खींची की। इधर पाबूजी अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। पाबूजी अपनी बारात लेकर कहाँ पर जा रहे हैं? अमरकोट। पाबूजी दूल्हे बन रहे हैं और अपनी बारात को लेकर कहाँ पर जा रहे हैं? अमरकोट। दोस्तों अमरकोट कहाँ पर है? तो अमरकोट है वर्तमान में पाकिस्तान में। जब बारात को जैसे लेकर जा रहे थे तो कहते हैं कि पाबूजी जब दूल्हे बन रहे थे बहुत तो फूट रहे थे, क्योंकि पाबूजी देखा जाए तो सबसे सुंदर था। पाबूजी, ऐसी एक दंत कथा भी आती है कि पाबूजी की जो माता है एक परी थी। अब ये कितनी सत्य है कितनी असत्य है इसका कोई पता नहीं, कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये दंत कथा आती है। कहा जाता है कि एक परी थी और ये परी अक्सर रात में इस धरती लोक पर आती थी, और इनकी जो शक्तियाँ थी, कहते हैं कि यदि इनको आम व्यक्ति ने देख भी लिया तो इनकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी और इनको सारा जीवन धरती लोक पर ही बिताना पड़ेगा। तो एक बार इधर इस जोधपुर वाले क्षेत्र में एक परी आई थी, और कहते हैं कि रात का समय था। परी जैसे यहाँ पर आई थी तो रात को 12-1 बजे के समथिंग इधर परी को, जोधपुर वाला क्षेत्र वैसे ही मरुस्थल है, यहाँ पर इस परी को बहुत भयंकर गर्मी लगी। तो परी ने सोचा कि क्यों ना रात में कोई आता तो है नहीं, इस तालाब में, पास में एक तालाब था, उस तालाब में स्नान कर लेते हूँ। जैसे तालाब में स्नान करने के लिए जब जाती है परी, तो वहाँ से धांधल जी राठौड़ आ रहे थे लेट। धांधल जी ने देखा कि इतना लेट कौन रात में इस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो उसने, धांधल जी राठौड़ ने जैसे देखा था इस परी को, तो परी ने को जैसे ही देखा था, परी को पता चल गया था किसी व्यक्ति ने मुझे देख लिया है, मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। इस परी ने कहा उस धांधल जी राठौड़ से कि धांधल जी क्यों धांधली कर रहे हो, आप अपने रास्ते क्यों नहीं जाते? धांधल जी ने कहा कि तुम हो कौन? देखकर धांधल जी हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर, क्योंकि मारवाड़ में बात करते हैं मरुस्थल है पूरा, और मरुस्थल में दोस्तों वहाँ पर पहली बार उस धांधल जी राठौड़ ने देखा था इतनी खूबसूरत इस लड़की को, परी को। तो उसने कहा परी ने कि मैं परी हूँ और आपने मुझे देख लिया है, मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं, अब मुझे सारा जीवन धरती लोक पर ही बिताना पड़ेगा। तो पाबूजी के पिता धांधल जी ने कहा कि परी आपसे कौन बोल रहा है कि आप वापस जाओ, आप हमारे साथ रहो। इस परी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त मेरी यह है कि मुझे अलग से महल बनवाना होगा। धांधल जी राठौड़ ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अलग से महल बनवाऊंगा
और दोस्तों कहते हैं कि परी किसके साथ रहने लग गई थी, धांधल जी राठौड़ के साथ। और धांधल जी राठौड़ ने इसके लिए अलग से क्या बनवा दिया था, महल बनवा दिया था। एक शर्त और रखी थी इस परी ने, कहा कि मेरे इस महल में मेरी बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं आएगा। तो धांधल जी राठौड़ ने कहा कि ठीक है। इस परी ने कहा कि ध्यान रखना धांधल, आप भी मेरी अनुमति के नहीं आ सकते। समय बीतता गया। कहते हैं कि इसी परी से पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम क्या था, पाबूजी। अब कितनी सत्य है कितनी असत्य है आपको कोई मतलब नहीं इस कहानियों से, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या है, कमला दे। आगे हम बात करते हैं कि अब पाबूजी की। तो पाबूजी अपनी बारात लेकर रवाना हो रहा था, दूल्हा बन रहा था पाबूजी। कहते हैं कि व्यक्ति दूल्हे में और सुंदर लगता है, देखा जाए तो पाबूजी बहुत सुंदर थे। तो इस पाबूजी के सहयोगी थे, एक का नाम था डेमा और एक का नाम था हड़मल। इन दोनों से पूछा था इस पाबूजी ने कि डेमा हड़मल में कैसा लग रहा हूँ। डेमा हड़मल ने कहा कि पाबूजी थू थू नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, लेकिन हमारे पास यदि कोई अच्छी सी गाड़ी हो तो बात कुछ और बन जाए। डेमा हड़मल ने कहा कि पाबूजी यदि हमारे पास केसर कालमी घोड़ी हो, इस समय केसर कालमी घोड़ी हो तब बात बन जाए। कहते हैं कि इस पाबूजी ने डेमा हड़मल से कहा कि ठीक है, तुम दोनों जाओ देवल के पास और देवल से कहना वो मना नहीं करेगी। दोनों जाते हैं देवल के पास। देवल से जैसे कहा इन दोनों ने, तो देवल चारनी ने मना कर दिया, कहा कि मैं अपनी घोड़ी आपको नहीं दे सकती। डेमा हड़मल ने कहा कि देवल 4-5 दिन की तो बात है, बारात वापस आएगी, हम आपको आपकी घोड़ी लौटा देंगे। लेकिन देवल ने दोस्तों स्पष्ट मना कर दिया था। जैसे ही मना किया था देवल ने, तो डेमा हड़मल तुरंत इस पाबूजी के पास आते हैं और डेमा हड़मल ने कहा कि पाबूजी, उसने हमें तो मना कर दिया, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि यदि आप जाओगे तो आपसे वो मना नहीं करेगी। कहते हैं कि पाबूजी देवल के पास जाते हैं केसर कालमी घोड़ी को लेने के लिए। जैसे पाबूजी देवल चारनी के पास जाते हैं और इस देवल चारनी को दोस्तों बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं देवल, 10-5 दिन की बात है, बारात वापस आएगी और मैं आपको आपकी घोड़ी लौटा दूंगा। लेकिन देवल नहीं मानती है। लास्ट में देवल ने कहा कि पाबूजी वो बात नहीं है, मुझे पता है कि बारात 10 दिन में नहीं आती है। और दोस्तों पहले बारात काफ़ी दिनों तक रुकती थी। तो इधर कहते हैं कि इस देवल ने कहा कि यदि आपको मैं अपनी घोड़ी दे भी दूँ तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा। तभी पाबूजी ने कहा इस देवल से कि देवल, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि यदि तुम्हारी गायों पर कोई संकट आ भी गया तो मुझे बस एक संदेशा भिजवा देना। यदि मैं उस समय फेरे भी ले रहा हूँगा या कोई भी रस्म हो रही होगी तो मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारी गायों की रक्षा करूँगा। जब इतना कहा इस पाबूजी ने, तो देवल ने भी मान लिया था कि जब कोई व्यक्ति इतना बोल रहा है तो मान लेना भी ठीक है। और कहते हैं कि देवल ने ये केसर कालमी घोड़ी किसको दे दी थी, पाबूजी को। पाबूजी इस घोड़ी के साथ अपनी बारात लेकर रवाना हुए थे और कहाँ पर पहुँच गए थे, अमरकोट। अमरकोट जब वहाँ पर पहुँचे थे तो इस घोड़ी के किस्से तो अनेक हैं, आपने सुना होगा कभी। कहते हैं कि अमरकोट में जब बारात पहुँची तो पहले लगभग 8-10 दिन बारात रुकती थी। वहाँ पर कुछ प्रतियोगिताएं होती थी मनोरंजन के लिए। सारी प्रतियोगिताओं को कोलू मंड के लड़के जीत जाते हैं। जब कोलू मंड के लड़के जीत जाते हैं सारी प्रतियोगिताओं को, तो इधर अमरकोट के लड़के हार जाते हैं। अमरकोट की लड़कियां उन लड़कों को जीने नहीं दे रही हैं, अब थू हो गई है। अब कहते हैं कि उधर जब तोरण के टाइम पर पहुंचा था ये पाबूजी महाराज, तो तोरण पर जानबूझकर कहते हैं कि उन अमरकोट के लड़कों ने तोरण को काफ़ी ऊंचाई पर बांध दिया था। तब इस पाबूजी ने कहा उस केसर कालमी घोड़ी से कि केसर, आज तुम अपना और मेरा भेद मत खोल देना, बस जो पीछे है राठौड़ों की लाज, राठौड़ की जो बारात है, इसकी आज आपको लाज रखनी है, कैसे भी करो ये तोरण मारनी है। कहते हैं कि जो केसर कालमी घोड़ी थी, इस केसर कालमी घोड़ी ने तुरंत गर्दन हिलाई, कहा कि आप टेंशन ना लो, ये कुछ भी नहीं है। और पाबूजी उस घोड़ी पर बैठे हुए हैं। दोस्तों इधर इस पाबूजी इस घोड़ी के पास एक ढोल वाला लड़का बैठा हुआ था, खड़ा था वो। पाबूजी ने कहा कि ढोलीरा तू मंदो ढोल बजा, कि तुम ढोल बजाते रहो। और कहते हैं कि उस ढोल की तान पर केसर कालमी जो घोड़ी है ये नाचती गई थी और लास्ट में दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है। और कहते हैं कि तोरण को किसने मार दिया था, पाबूजी ने।
इधर वहाँ पर फेरे शुरू हुए थे और लगभग कितने फेरे हो जाते हैं, 3.5 फेरे। 3.5 फेरे हुए थे। उधर जिंदराव खींची जो था वो पूरी योजना के तहत कोलूमंड पर आक्रमण कर देता है और जैसे ही 3.5 फेरे इधर हुए थे वहां पर गांव पर संकट आ जाता है। तेवल चारनी की गायों की चोरी हो जाती है। इधर इस पाबूजी को जैसे ही संदेशा मिला, कहते हैं कि पाबूजी ने 3.5 फेरे ही लिए थे, फेरों से खड़ा हो जाता है और कहा कि मैं अब एक भी फेरे आगे नहीं लूँगा। इस फूलम देव के पिता सूरजमल सोडा आते हैं और पाबूजी को समझाते हैं। पाबूजी से कहते हैं कि पाबूजी जितनी भी गाय हैं देवल चारनी की, सारी गाय के पैसे मैं दूंगा, लेकिन आप मेरी पुत्री को इस प्रकार अधूरी ब्याही हुई कन्या को छोड़कर नहीं जा सकते। इधर इस पाबूजी ने कहा कि वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन पैसे तो मेरे पास काफ़ी हैं। मैं देवल को वचन देकर आया हूँ और मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। मैं इस प्रकार नहीं छोड़ सकता क्योंकि वचन दिया है मैंने। और कहते हैं कि पाबूजी 3.5 फेरे लेकर यहाँ से रवाना होते हैं और कहाँ पर पहुँच जाते हैं, केसर देवल चारनी की गायों की रक्षा करने के लिए। देखा था वहाँ पर जिंदराव खींची उन गायों को लेकर चल रहा था। अब यहाँ पर वचनों में बंधा हुआ है पाबूजी महाराज। कहते हैं कि पाबूजी ने इस जिंदराव खींची से युद्ध किया था, गायों की रक्षा करते हुए स्वयं यहाँ पर गायों की रक्षा करते हुए जिंदराव खींची से लड़ता हुआ वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। डहचू नामक स्थान पर यहाँ पर पाबूजी महाराज वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस पाबूजी को कहते हैं हम गायों का रक्षक। इसी पाबूजी के साथ साथ डेमा हड़मल और एक डेबा हड़मल, इसी का भाई था जिसका नाम क्या था, बूडोजी। ये भी इनके साथ क्या हो जाते हैं दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं गायों का रक्षक। देवल चारनी के वचन को निभाया था, इसलिए कहते हैं इसे वचन पुरुष। तो हमने बात कर ली है उपनामों की। आगे हम बात करते हैं इस पाबूजी के बारे में। यहां तक मैं एक बार लिखा देता हूं आपको। अपने राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है दोस्तों, पाबूजी को जाता है। तो फिर राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंटों की सवारी भी किसने की होगी, तो ये भी पाबूजी ने की होगी, याद रखना इसका भी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। पाबूजी को जाता है। पाबूजी देवल चारनी की गायों को बचाते हुए जिंदराव खींची से युद्ध में 1276 ईस्वी को ढैंचू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों पाबूजी की जो फड़ है, फड़ जानते हो फड़ किसे कहते हैं, फड़। पाबूजी की जो फड़ है, फड़ का अर्थ क्या है, फड़ क्या है दोस्तों, फड़ अपने पूरे भारत में शाहपुरा की प्रसिद्ध है। फड़ कहते हैं कि किसी भी देवी देवता कोई महान पुरुष ऐतिहासिक घटना के बारे में आप कपड़े पर जो भी चित्रित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। पूरे भारत में शाहपुरा की फड़ चित्रण बहुत प्रसिद्ध है और फड़ के लिए जोशी परिवार प्रसिद्ध है। इधर हम बात करते हैं कि जो पाबूजी की फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की फड़
पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है। आगे बात करते हैं कि इस पाबूजी की फड़ का जो वाचन किया जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों, वो नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। यहां पर गलती मत कर देना, याद रखना दोस्तों कि जो नायक जाति के भोपे हैं वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ इस पाबूजी की फड़ का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक जाति है रेबारी, रेबारी या क्या बोलते हैं इन्हें, राइका। रेबारी या राइका जाति ऊंट बीमार हो जाने पर, ऊंट बीमार हो जाने पर, ऊंट बीमार हो जाने पर माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र या फिर इनको बोल देते हैं पाबूजी के मटके, पाबूजी के मटके, माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े गाते हैं, पाबूजी के पवाड़े गाते हैं। और एक और याद रखना, एक और लाइन इसी के साथ साथ, थ्योरी जाति, थ्योरी जाति सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यश गाते हैं, यश गाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 3 जाति हैं और 3 ही वाद्य यंत्र हैं कि पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। कौन सी जाति करती है, नायक जाति करती है। रेबारी या राइका जो जाति होती है, ऊंट बीमार हो जाने पर माठ वाद्य यंत्र या इसे कहते हैं पाबूजी के मटके, पाबूजी के पवाड़े गाते हैं। थ्योरी जाति सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यश गाते हैं। थ्योरी जाति ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी ने इस थ्योरी जाति की रक्षा की थी। गुजरात का शासक था जिसका नाम क्या था, आना बघेल, कि गुजरात का शासक जिसका नाम था दोस्तों आना बघेल, इस आना बघेल से पाबूजी ने इस थ्योरी जाति की क्या की थी, रक्षा की थी। इसलिए थ्योरी जाति इस पाबूजी का यश गाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। इसको मैं लिखा देता हूं आपको, पाबूजी ने गुजरात के शासक, गुजरात शासक आना बघेल से थ्योरी जाति की रक्षा की, थ्योरी जाति की रक्षा की। पाबूजी की मृत्यु के बाद, पाबूजी की मृत्यु पर इनकी पत्नी सती हुई थी, सती हुई। ये अपना पाबूजी था। इस पाबूजी के संदर्भ में कुछ दोस्तों ग्रंथ भी हैं, तो पाबूजी के संदर्भ में कौन कौन से ग्रंथ हैं उनका भी थोड़ा सा याद रखना। मैं एक साइड यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, ग्रंथ का नाम, और एक साइड इधर मैं नाम लिख रहा हूँ, लेखक का नाम। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो पाबूजी हैं दोस्तों, पाबूजी, तो इसका एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश लिखा था दोस्तों